नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आपके अपने YouTube चैनल एडू सचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं ना, तो मुगल साम्राज्य का नाम सबसे पहले आता है। हमने बाबर, अकबर, शाहजहां इन सब महान बादशाहों की कहानियां तो खूब सुनी हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़े और अमीर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो आज हम इतिहास के उसी पन्ने को पलटेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे उस दौर की जब हिंदुस्तान पर राज करने वाला ये ताकतवर मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। ये कहानी है उत्तरवर्ती मुगलों की, यानी वो बादशाह जो महान औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठे। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि वो क्या वजह थी, कौन लोग थे और वो कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण इतना बड़ा साम्राज्य बिखर कर रह गया। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य ना एक दिन में खत्म नहीं होता। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और मुगल साम्राज्य के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। इसकी नींव में धीरे धीरे दीमक लग रही थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी प्रक्रिया को मानो एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। एक ऐसा मोड़ आया जहां से साम्राज्य का नीचे की ओर जाना बिल्कुल तय हो गया। चलिए जानते हैं कि इस पतन की शुरुआत आखिर हुई कहां से। और वो निर्णायक घड़ी थी साल 1707, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। दोस्तों, औरंगजेब एक बहुत ही मजबूत और एक विवादास्पद शासक भी था। उसने करीब करीब 50 सालों तक एक विशाल साम्राज्य पर हुकूमत की। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी सूबेदार या मनसबदार सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में मराठों से लड़ते हुए गुजार दिया। और इस वजह से शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। जब उसकी मौत हुई तो उसने अपने पीछे एक विशाल लेकिन थका हुआ साम्राज्य और 3 बेटे छोड़े, मुअज्जम, आजम शाह और कामबख्श। अब देखिए, औरंगजेब ने खुद अपने पिता से लड़कर गद्दी हासिल की थी और अब इतिहास खुद को दोहरा रहा था। गद्दी के लिए उसके बेटों में भयानक लड़ाई छिड़ गई, जिसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। इस लड़ाई में न सिर्फ हजारों सैनिक मारे गए, बल्कि साम्राज्य के सबसे काबिल सेनापति और प्रशासक भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए खत्म हो गए। खजाना खाली हो गया और साम्राज्य की नींव तक हिल गई। बस इसी सत्ता के खालीपन और अंदरूनी लड़ाई ने वो जमीन तैयार की जहां से मुगल साम्राज्य के पतन का दौर शुरू होता है। तो औरंगजेब के बाद इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में उसके 63 साल के बेटे मुअज्जम की जीत हुई। उसने अपने भाइयों को हराकर तख्त हासिल किया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। उसे शाह आलम प्रथम की उपाधि भी दी गई। उसने अपने पिता औरंगजेब की कुछ जो सख्त नीतियां थीं, उन्हें बदलने की कोशिश की। उसने राजपूतों और मराठों के साथ शांति बनाने की कोशिश की। उसने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए। लेकिन गुरु जी के निधन के बाद बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। बहादुर शाह ने एक बड़ी सेना के साथ बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में हराया जरूर, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। इन सब कोशिशों के बावजूद बहादुर शाह को न राजकीय मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो फैसले लेने में बहुत देर करता था, जिस वजह से इतिहासकार खफी खान ने उसे शाह बेखबर की उपाधि दी। मतलब वो बादशाह जिसे अपनी सल्तनत की कोई खबर ही ना हो। उसका शासनकाल सिर्फ 5 साल का रहा, 1707 से 1712 तक। लेकिन उसने एक कमजोर और लापरवाह शासन की जो मिसाल कायम की, वो आगे आने वाले बादशाहों ने भी जारी रखी। बहादुर शाह प्रथम के बाद तो जैसे दिल्ली का तख्त एक घूमता हुआ दरवाजा बन गया। मतलब कोई भी बादशाह ज्यादा दिन टिक ही नहीं पा रहा था। अगला बादशाह बना जहांगीर शाह, जो सिर्फ 1 साल ही राज कर सका। यहाँ जो खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जहांगीर शाह अपनी काबिलियत से बादशाह नहीं बना था। उसे बादशाह बनाया था दरबार के एक बहुत ही शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खान ने। और यहीं से दरबार में एक नई और बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत हुई, जहां बादशाह अब शहजादे नहीं बल्कि अमीर यानी नोबल्स बनाने लगे थे। अब बादशाह तो सिर्फ नाम के थे, असली ताकत तो जुल्फिकार खान जैसे अमीरों के हाथ में जा रही थी। वैसे जानदर शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में एक जरूरी काम किया। उसने जजिया कर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, और इसे हटाने का फैसला राजपूतों और दूसरे हिंदू राजाओं का समर्थन पाने के लिए किया गया था। लेकिन उसका शासन इतना कमजोर था कि जल्द ही उसके भतीजे फरुखसियर ने उसे गद्दी से हटा दिया। अब कहानी एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। जब बादशाह खुद इतने कमजोर हो गए और सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए, तो जाहिर सी बात है कि कठपुतली को नचाने वाले धागे किसी और के हाथ में थे। अब पर्दे के पीछे से सल्तनत चलाने वाले लोग सामने आए।
ये वो दौर था जब बादशाह बनाने और हटाने का खेल दरबार में खुलेआम शुरू हो गया था। इन्हीं लोगों को इतिहास में किंग मेकर्स या राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बादशाह इतने कमजोर थे, तो फिर असल में सत्ता किसके हाथ में थी? सल्तनत के फैसले आखिर ले कौन रहा था? कौन तय कर रहा था कि किस सूबे का गवर्नर कौन बनेगा या किस देश के साथ जंग होगी? बादशाह तो बस शाही मुहर लगाने के लिए था। तो फिर असली पावर सेंटर कहां था? इसका जवाब है दरबार के शक्तिशाली गुटों के पास, जिन्हें हम कहते हैं किंग मेकर्स। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल सही तरीके से उस दौर की हकीकत को बयां करती है। बादशाह तख्त पर तो बैठा है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में है। ये किंग मेकर्स दरबार के ताकतवर गुट थे। इनमें मुख्य रूप से चार गुट थे: तुरानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। ये सभी गुट अपनी पसंद के शहजादे को बादशाह बनाते थे और फिर उसके जरिए अपनी ताकत, अपनी जागीरें और अपना रुतबा बढ़ाते थे। बादशाह तो बस एक कठपुतली बनकर रह गया था, जिसे वो चाहते गद्दी पर बिठाते और जब चाहते उसे रास्ते से हटा देते थे। इस कठपुतली बादशाह का सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है फर्रुखसियर। उसे हिंदुस्तानी गुट के दो भाइयों अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान ने बादशाह बनाया था, जिन्हें इतिहास सैयद बंधु के नाम से जानता है। ये दोनों भाई उस समय के सबसे ताकतवर किंग मेकर्स थे। फर्रुखसियर ने अपने शासनकाल में साल 1717 में एक ऐसा फैसला लिया जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गोल्डन फरमान या शाही फरमान जारी किया। दोस्तों, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। इस फरमान के तहत कंपनी को सिर्फ 3,000 रुपए सालाना के बदले बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की पूरी इजाजत मिल गई। उन्हें अपने सामान की आवाजाही के लिए दस्तक यानी पास जारी करने का भी अधिकार मिल गया, जिसका उन्होंने जमकर गलत इस्तेमाल किया। ये मुगल साम्राज्य और बंगाल के नवाब दोनों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक भूल साबित हुई। और फिर जब फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की ताकत से आजाद होने की कोशिश की, तो उन्हीं भाइयों ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर 1719 में उसकी हत्या करवा दी। ये पहली बार था कि किसी अमीर ने एक मुगल बादशाह की हत्या की हो, और इससे ये बिल्कुल साफ हो गया था कि असली ताकत किसके पास है। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के बाद दो और कठपुतली बादशाहों को गद्दी पर बिठाया, जो कुछ ही महीनों में मर गए। इसके बाद 1719 में उन्होंने रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह ने लगभग 29 साल तक शासन किया, लेकिन उसका ज्यादातर समय प्रशासन से ज्यादा कला, संगीत और ऐशो आराम में बीतता था। इसी वजह से इतिहास में उसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। और उसके इसी रंगीन मिजाज के दौर में साम्राज्य के टुकड़े होना शुरू हो गए। मोहम्मद शाह रंगीला चालाक था। उसने दरबार के दूसरे गुटों, खासकर तुरानी गुट के साथ मिलकर एक साजिश रची और 1720 तक किंग मेकर सैयद बंधुओं का अंत करवा दिया। उसे लगा कि अब वो आजाद है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केंद्र में बादशाह इतना कमजोर हो चुका था कि दूर के सूबों के शक्तिशाली गवर्नर अब दिल्ली के आदेशों को नजरअंदाज करने लगे थे। उन्होंने खुद को एक तरह से आजाद घोषित कर दिया। उन्होंने दिल्ली को टैक्स भेजना बहुत कम कर दिया या बंद ही कर दिया और अपने अपने सूबों के मालिक बन बैठे। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सादत खां और दक्षिण में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। वो कागजों पर तो अब भी मुगल बादशाह को अपना शासक मानते थे, पर असल में वो अपने राज्य के राजा बन चुके थे। साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो रहा था। मुगल साम्राज्य भले ही राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी शान और शौकत और दौलत की चर्चाएं पूरी दुनिया में थीं। दिल्ली को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इस दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक था शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। ये कोई मामूली सिंहासन नहीं था, ये सोने का बना था और इसमें दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसमें हमारा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। और इतिहास का एक नियम है, जब कोई साम्राज्य अंदर से कमजोर होता है तो उसकी दौलत बाहरी हमलावरों को दावत देती है। और वो साल था 1739, इतिहास का एक ऐसा साल जिसने मुगल साम्राज्य की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। मुगल शासक अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से लापरवाह हो चुके थे। नादिर शाह आसानी से पंजाब पार करके दिल्ली के पास करनाल तक पहुंच गया। करनाल की लड़ाई में उसने कुछ ही घंटों में मोहम्मद शाह रंगीला की विशाल मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया।
इसके बाद वो एक विजेता के तौर पर दिल्ली में दाखिल हुआ। कुछ दिनों बाद दिल्ली में एक अफवाह फैली कि नादिर शाह मारा गया है और दिल्ली के लोगों ने उसके कुछ सैनिकों को मार दिया। इस पर नादिर शाह ने गुस्से में कत्ले आम का हुक्म दे दिया। दिल्ली की सड़कों पर हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया और शहर को कई हफ्तों तक लूटा गया। वो यहां से इतनी दौलत लूट कर ले गया जिसका कोई हिसाब नहीं था। एक अनुमान है कि वो 70 करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति, हजारों हाथी, घोड़े और ऊंट ले गया। और सबसे बड़ी बात, वो अपने साथ मुगलों की शान, तख्ते ताऊस और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी ले गया। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत और ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि दिल्ली का बादशाह कितना कमजोर हो चुका है। नादिर शाह के हमले ने मुगल साम्राज्य को जो जख्म दिए थे ना, वो कभी भर नहीं पाए। अब साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। और जब एक ताकत कमजोर होती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई नई ताकत हमेशा तैयार रहती है। उस समय भारत में मराठा एक बड़ी शक्ति थे, लेकिन वो भी पूरे भारत पर काबू नहीं कर पाए। इस पाओ वाकीन को भरने के लिए एक नई, चालाक और संगठित शक्ति आगे बढ़ रही थी, जो व्यापार के बहाने आई थी, और वो थे अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मोहम्मद शाह के बाद के बादशाह तो और भी ज्यादा कमजोर और नालायक थे। उसके बेटे अहमद शाह के समय 1748-54 में नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमलों का एक सिलसिला ही शुरू कर दिया। उसने 1748 से 1767 के बीच उत्तर भारत को कई बार लूटा, जिससे ये इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके बाद आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसके समय में तो साम्राज्य में पूरी तरह से लूटपाट और अराजकता का माहौल था। बादशाह का कंट्रोल दिल्ली शहर के बाहर तो छोड़िए, लाल किले के बाहर भी नहीं बचा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1759 में बादशाह की हत्या उसके अपने ही वजीर इमादुल मुल्क ने करवा दी। सोचिए, अब बादशाह की जान भी सुरक्षित नहीं थी। अब कहानी के सबसे निर्णायक मोड़ पर आते हैं, जिसका मेन कैरेक्टर है बादशाह शाह आलम द्वितीय। वो एक ऐसा बदनसीब बादशाह था जो अपने शासन के शुरुआती कई सालों तक डर के मारे अपनी राजधानी दिल्ली में ही नहीं घुस पाया। इसी दौरान अंग्रेज बंगाल में अपनी ताकत बहुत बढ़ा चुके थे। 1764 में बिहार के बक्सर में एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ थी तीन बड़ी भारतीय शक्तियों की मिलीजुली सेना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम। इस लड़ाई में अंग्रेजों की एक तरफा जीत हुई। इस हार ने यह साबित कर दिया कि अब भारत में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अंग्रेज हैं। इस हार के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसे भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। तो इस संधि में ऐसा क्या था जिसने इतिहास बदल दिया? इस संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दोस्तों, दीवानी का सीधा सा मतलब है उस इलाके के सारे टैक्स यानी रेवेन्यू वसूलने का अधिकार। अब जरा सोचिए, एक व्यापार करने आई विदेशी कंपनी को हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबों से सारा टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया, और ये हक उन्हें खुद हिंदुस्तान के बादशाह ने दिया था। अब कंपनी को अपने व्यापार के लिए ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं थी। वो यहीं के पैसे से यहीं का माल खरीदती, अपनी सेना का खर्च उठाती और पैसा कमाकर ब्रिटेन भेजती। बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना की पेंशन देना तय किया। यानी हिंदुस्तान का बादशाह अब अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाला एक नाम मात्र का शासक रह गया था। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली कानूनी शुरुआत होती है। तो हमने देखा कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि जिस साम्राज्य का इतना बुरा हाल हुआ, वो कागजों पर कैसा दिखता था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बनावट क्या थी और उस बनावट के बावजूद जमीनी हकीकत क्या बन चुकी थी। अकबर के समय से ही मुगलों ने एक बहुत ही व्यवस्थित और शानदार प्रशासनिक ढांचा बनाया था। पूरा साम्राज्य सूबों यानी प्रांतों में बटा था, जिसका हेड सूबेदार होता था। हर सूबा सरकारों यानी जिलों में बटा होता था, जहां फौजदार और अमल गुजार कानून व्यवस्था और रेवेन्यू देखते थे। सरकार के नीचे परगना या तालुका होते थे और प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट होती थी ग्राम यानी गांव, जहां मुकद्दम या पटवारी काम करते थे। ये एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली सिस्टम था, जो कागज पर तो एकदम परफेक्ट दिखाई देता था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी।
इस ढांचे के बावजूद साम्राज्य में कई ऐसे शक्तिशाली क्षेत्रीय शासक थे जिन्हें बहुत ज्यादा आजादी या कहें कि ऑटोनॉमी हासिल थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजपूत राजा आमेर यानी जयपुर और जोधपुर जैसे कई बड़े राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की थी और उनकी सेना में बड़े मनसबदार भी थे। बदले में मुगलों ने उन्हें वतन जागीर दी थी। इसका मतलब था कि वो अपने रियासतों में अपने वतन में लगभग आजादी से शासन कर सकते थे। वो अपने इलाके से टैक्स वसूलते थे और अपनी सेना रखते थे। वो अपने क्षेत्र के असली शासक थे। जब तक दिल्ली में बैठा बादशाह ताकतवर था, ये राजा उसके वफादार बने रहते थे। लेकिन जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, इनकी स्वायत्तता और भी बढ़ गई और उन्होंने दिल्ली के आदेशों को मानना बंद कर दिया। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक छोटी सी टाइमलाइन के जरिए फिर से देख लेते हैं। ये वो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी लिखी। तो इस पूरी कहानी को एक नजर में देखते हैं। 1707 औरंगजेब की मौत, जिसने पतन का दरवाजा खोल दिया। 1739 नादिर शाह का हमला, जिसने मुगल साम्राज्य की इज्जत और दौलत को मिट्टी में मिला दिया। 1748 से 1761 अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने उत्तर भारत को तबाह कर दिया। 1764 बक्सर की लड़ाई में हार, जिसने अंग्रेजों को भारत का असली मालिक बना दिया। और आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद, जब क्रांतिकारियों ने बूढ़े हो चुके आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, तो अंग्रेजों ने क्रांति को कुचलने के बाद उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और 1858 में मुगल वंश का औपचारिक रूप से अंत हो गया। उत्तरवर्ती मुगलों की ये कहानी हमें सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमें इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर होती है और एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का खालीपन पैदा होता है, तो उसे भरने के लिए नई ताकतें हमेशा आगे आती हैं। मुगलों के मामले में ये नई ताकतें थीं क्षेत्रीय राज्य जैसे मराठा, अवध, बंगाल और आखिरकार सबसे शक्तिशाली बनकर उभरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सत्ता, पतन और नई शक्तियों के उदय के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एडू सचिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।